जय हिंद साथियों। आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, बंगाल, मद्रास। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। इसके अलावा देखा जाए सोरा उत्पादन में भी कौन सा? तो बिहार ही प्रसिद्ध था। बिहार के गया जिला जो था अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज और डच, अंग्रेज और हैदर अली। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो सही विकल्प होगा कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था, कर्नाटक का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्लासी का युद्ध देखेंगे हम। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध, इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। अगर बक्सर का युद्ध देखा जाए, जो अंग्रेजों की वास्तविक जीत थी, वास्तविक विजय बक्सर के युद्ध को ही माना जाता है, जो 1764 में हुआ था। तो इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट जो था उस समय शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था। और इसमें हेक्टर मुनरो ने अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था और मीर कासिम को बुरी तरह पराजित किया था, अर्थात इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। हेक्टर मुनरो ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था, बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान करें। बाबर, तो बाबर का जो मकबरा होगा, बाबर का मकबरा ये काबुल में होगा, बाबर का काबुल। हुमायूं का देखेंगे, हुमायूं का जो मकबरा होगा वो दिल्ली में होगा। अकबर का, तो अकबर का सिकंदरा। जहांगीर लाहौर में पड़ेगा, पाकिस्तान में लाहौर। ये भारत से बाहर इसका मकबरा लाहौर और काबुल, यानी कि बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। दो ऐसे मुगल शासक थे, बाबर और जहांगीर, जिनका मकबरा भारत से बाहर है। अगर शाहजहां का मकबरा की बात करें, तो शाहजहां का जो मकबरा था वो आगरा में है। कहाँ? आगरा में। इसके अलावा हम देखेंगे औरंगजेब का मकबरा, तो औरंगजेब का मकबरा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र। तो दक्षिण भारत में औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। नेक्स्ट देखेंगे विलियम हॉकिंस के बारे में देखेंगे। तो विलियम हॉकिंस ये 1608 से लेके 1611 तक जहांगीर के दरबार में रहा था ये, और ये जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला राजदूत था। 1608 से लेके 11 तक रहा जहांगीर के दरबार में। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला ये प्रथम राजदूत था। अगर हम थॉमस रो की बात करें तो ये 1615 से लेके 19 तक रहा था। 1615 से लेके 19 तक ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के शासनकाल में आया था। यानी कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाले दो ब्रिटिश थे, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का सही मिलान करें। विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ होगा? हम्पी, अर्थात ये कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। वैसे ही देखेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ेगा। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया।
फिर देखेंगे विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये राजस्थान में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। कुछ और देखेंगे इसमें हम कुछ और मंदिर को जो प्रमुखता से एग्जाम में आते हैं। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में पड़ता है, पुरी ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ? पुरी ओडिशा में। वैसे ही कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको जिसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, ये भी पुरी में है। इसको किसने बनाया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने। इसको याद रखिएगा, नरसिंह देव बर्मन। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, चंदेल शासकों द्वारा, जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अगर जगन्नाथ मंदिर की हम बात करें, यह वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। वार्षिक रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे हम जैन धर्म के संस्थापक हैं पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध। तो जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे। यह प्रथम तीर्थकर या मूल संस्थापक माने जाते हैं। ये कौन से तीर्थकर थे? तो प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, या इनका एक अन्य नाम मिलता है आदिनाथ। ये प्रथम तीर्थकर थे। इसके अलावा देखेंगे जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थकर थे, ये अजितनाथ दूसरे, जबकि पार्श्वनाथ ये 23वें थे, 23वें तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे। और अंतिम यानी कि लास्ट तीर्थकर, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए थे। और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, ए कनिंघम। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अगर अशोक के शिलालेखों की बात किया जाए, शिलालेख अशोक के अभिलेखों को देखें हम, तो इसमें जो शिलालेख थे वो 26 थे। कितने शिलालेख? कुल अभिलेखों में शिलालेख जो थे वो 26 थे, जबकि स्तंभ लेख कितने थे? स्तंभ लेख 11 थे। इसको पुनः देखेंगे, अशोक के जो शिलालेख थे, शिलालेख कितने थे? 26, जबकि स्तंभ लेख 11 थे। और गुहालेख जो थी, गुहालेखों की संख्या कितनी थी? 3 थी। तो इसको देखेंगे, स्तंभ लेख 11, शिलालेख 26 और गुहालेख 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अशोक के जो अभिलेख थे उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, जबकि लिपियां ब्राह्मणी, खरोष्टी और यूनानी, इसके अलावा आर्मेई, जो लिपियां 4 तरह की लिपियां मिलती हैं, ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेई। नेक्स्ट देखेंगे वयस्क मानों में होती है, ऑप्शन है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां बोन्स पाई जाती हैं। कितनी? 206, ऑप्शन बी 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि की बात करें, सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, ये कान की हड्डी होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है, फीमर, ये जांघ की हड्डी होती है। फिर देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है, जबकि स्टेपीज ये कान की हड्डी होती है। कुछ अन्य क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अगर खोपड़ी की बात करें, स्कूल्स की, कुल कितने स्कूल? तो इसमें होते हैं 28। मनुष्य की खोपड़ी कितने? 28 होती हैं, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर और 14 हड्डियां चेहरे के कंकाल बनाती हैं, जबकि 6 हड्डियां कर्ण अस्थियां इसमें होती हैं। 6 क्या होती हैं? कर्ण अस्थियां। और 8 ये मस्तिष्क के चारों ओर होती हैं, 8, जबकि 14 चेहरे का कंकाल बनाती हैं।
तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28, याद रखेंगे 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की बात करें, रिब्स की पसलियां कितनी होती हैं? जो रिब्स होती है 12 जोड़ी होती है। कितना? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी अर्थात 24। मनुष्य के शरीर में पसलियां होती हैं 24, कुल 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 72 बार। कितनी बार? 72 बार। और हमारा जो हृदय होता है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। 5 से 6 लीटर रुधिर प्रति मिनट पंप करता है। और कितनी बार औसतन धड़कता है? ये 72 बार। नेक्स्ट लेंगे हम, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने? 4 चेंबर होते हैं। हृदय में 4 चेंबर होते हैं। इसको हम देखेंगे 4 चेंबर को कौन कौन से होते हैं। तो ये बायां अलिंद और दायां अलिंद, ठीक। और फिर बायां निलय और दायां निलय। जो बायां अलिंद है और बायां निलय, इसमें O2 होता है, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। जबकि दायां अलिंद, इसमें CO2 और इसमें CO2 अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा दो चेंबर के नाम बताओ जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आप कहेंगे बायां अलिंद और बायां निलय में। जबकि अशुद्ध रक्त पाया जाता है CO2, यानी कि दाएं अलिंद में और दायां निलय में। नेक्स्ट देखेंगे हम, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लोहा का उपयोग। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना, अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का जो कुल परिमाप होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर मेल में। जबकि 4 से 5 लीटर फीमेल में होता है। अगर देखा जाए तो इसका पीएच जो होता है, रक्त का पीएच वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। इसको भी आप याद रखिएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जो मनुष्य में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? वो 7% होता है। 7 से 8% शरीर के भार का होता है रक्त। मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर, याद रखिएगा। जबकि पीएच 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित का सही सुमेल है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद ये आंख से संबंधित है। पीलिया देखेंगे ये यकृत से। जबकि टाइफाइड जो है वो आंत से। निमोनिया बच्चों में होता है, फेफड़े से संबंधित है। पुनः देखेंगे मोतियाबिंद आंख से संबंधित रोग है। जबकि पीलिया यकृत लीवर, टाइफाइड आंत, निमोनिया फेफड़े से। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये मैग्नीशियम का, लोहे का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। तो किससे बना होता है? तो ऑप्शन डी, बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह जो विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। यानी कि जब टंगस्टन हमारा गर्म होता है तो यह प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ऑप्शन है चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी है? चांदी की होती है। अर्थात विद्युत चालकता की बात करें तो चांदी के बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, इसके अलावा लोहा। क्रमशः चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मृग मरीचिका का कारण है। ये रेगिस्तानों में देखा जाता है अक्सर। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण,
प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसके अलावा इसके अन्य एग्जाम्पल देखेंगे हम। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। एक और हम इसका उदाहरण देखेंगे, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, जो चिकित्सा में प्रयुक्त होता है शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो एक और इसको देखेंगे, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसको मैप के माध्यम से देखेंगे, मैप के माध्यम से तो देखेंगे ये गुजरात, गुजरात, इसको थोड़ा बड़े मैप पे देखेंगे हम, कर्क रेखा। तो यहाँ देखेंगे कर्क रेखा होके गुजरती है। सबसे तो पहले हम समझेंगे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा होता है, और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये उत्तरी। तो हमारा कर्क रेखा कौन है? 23.5 डिग्री उत्तरी ये कर्क रेखा होता है। तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले भारत के कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। उन 8 राज्यों में गुजरात को देखेंगे, फिर ये वाला हिस्सा देखेंगे हम राजस्थान, फिर ये पूरा एमपी का हिस्सा लगता है एमपी, मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अर्थात शुरू से फिर देखेंगे पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी पूर्वोत्तर में देखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा, याद रखेंगे। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में इस बार देखेंगे, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पंजाब से होकर नहीं गुजरती। जबकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर गुजरती है, कुल 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी शहर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी, भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी शहर से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा। इसको याद रखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,815 मीटर, 8,848 मीटर, 8,860 मीटर, 8,890 मीटर। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प बी, 8,848 मीटर। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः हैं, कौन कौन? तो इसमें ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ऑप्शन बी दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा। तो इसका जो हमारा सही विकल्प होगा 16 में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्रमशः 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। जबकि चौथे की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चौथा बड़ा राज्य क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश। पुनः देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और गोदावरी। तो आप भी जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, कौन? गंगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है।
गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी देखेंगे यमुना। गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी यमुना, रामगंगा, रामगंगा। इसको पुनः देखेंगे, गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना, रामगंगा, रामगंगा, गोमती, गोमती, गंडक, गोमती, गंडक, कोसी, कोसी और सोन नदी, सोन। इसके अलावा देखेंगे चंबल और बेतवा भी, चंबल और बेतवा, ये भी गंगा की सहायक नदी है। बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक हैं और यमुना ऑलरेडी गंगा का सहायक नदी है। पुनः देखेंगे गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी और सोन नदियां, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारत के कुल 33.5% भाग पे इसका विस्तार है। 33.5% हिस्से पर इसका विस्तार है। जलोढ़ मृदा के 2 उपवर्ग हैं, एक खादर, खादर और एक बांगर। खादर, खादर भूमि उसे बोलते हैं जहाँ प्रति वर्ष बाढ़ का पानी आता है, जबकि बांगर ये ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है और यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं आता है, जबकि खादर में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट लेंगे हम 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासत समाप्त हुई। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रभाव भारतीय संविधान पे बहुत ज़्यादा है इसका प्रभाव। और इसके भारतीय संविधान के बहुत से प्रावधान हूबहू ले लिए गए हैं। किससे? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हूबहू सेम वही संविधान में ले लिया गया है। तो इसको देखेंगे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान में है। ऑप्शन ए है 400 से अधिक अनुच्छेद, ऑप्शन बी 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, उपरोक्त में से सभी। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 22 अनुसूचियाँ भी हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं। तो पुनः देखेंगे मूल संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और अब 400 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित का सही मिलान करें। निम्नलिखित का सही मिलान करें। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग किससे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। वित्त आयोग ये 280 से, अनुच्छेद 280 में क्या है इसका वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग ये 315, संघ लोक सेवा आयोग 315, जबकि भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। पुनः देखेंगे वित्त आयोग अनुच्छेद 280, संघ लोक सेवा आयोग 315 और भारत निर्वाचन आयोग 324 में है, जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ये है 148 में। कुछ अन्य देखेंगे अनुच्छेदों को। अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद के तहत है? अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। अंतर्राज्य परिषद 263, जो कि भारत का महान्यायवादी 76 में है। भारत का महान्यायवादी ये प्रथम कानून अधिकारी होता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी का क्या होता है? सहायक होता है, सॉलिसिटर जनरल। 262 की बात करें, आर्टिकल 262, तो इसमें नदी जल विवाद
नदी जल विवाद का वर्णन है 262 में, जबकि अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से, 312 अखिल भारतीय सेवाएं से और भारत का महान्यायाधीश ये 76 अनुच्छेद 76 से है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल, और ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य का राज्यपाल ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। जो आर्टिकल 115 है 155 है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा इसको नियुक्त करता है। अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करता है। जबकि 154 एक के अनुसार ये क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 154 एक के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो राज्यपाल होगा। राज्यपाल, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा 154 एक के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि ये राज्य सूची का, पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका, राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, और यही क्या करता है, पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार है। पंचायत चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है, और पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।